सो हाय एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, आज की सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एचपी अलाइड मेंस इंग्लिश डिस्कशन, राइट। तो डायरेक्ट क्वेश्चन जो है बेसिकली आए थे फ्रॉम टेस्ट सीरीज। जिन बच्चों ने हमारे 7 मॉक टेस्ट लिखे होंगे इंग्लिश के, राइट, तो 7 मॉक टेस्ट थे यहाँ पे। तो डायरेक्ट क्वेश्चंस हमारा जो प्रेसी राइटिंग का जो क्वेश्चन था वो हमारा सिविल स्टाफ की जो टेस्ट सीरीज थी उसमें टेस्ट नंबर 5 से डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, जो थिएटर वाला आपका पैसेज था, राइट। और जो लेटर था वो भी कहीं ना कहीं हमारी ही टेस्ट सीरीज से पूछा गया था, ठीक है। तो बहुत फायदा हुआ होगा जिन बच्चों ने ऑलरेडी, देखो बहुत फर्क पड़ता है कि जो चीज आपने पहले लिखी हुई है उसका आंसर राइट किया हुआ है, राइट, और वही चीज डायरेक्टली सेम वो पैसेज आया हुआ है। तो मतलब 22 से 25 नंबर का जो क्वेश्चन था आपका प्रेसी राइटिंग का, राइट, तो उसमें बच्चे जो है काफी अच्छे मार्क्स ले सकते थे, राइट। अब कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने आंसर राइटिंग में कईयों ने 3 मॉक दिए हैं, कईयों ने 4 मॉक लिखे हैं। तो उनको ज्यादा फायदा हुआ होगा उन बच्चों को जिनको बेसिकली जिन्होंने ये आंसर राइट किए होंगे, जिन्होंने 7 मॉक जो हमारे थे सिविल स्टाफ के, जिन्होंने सारे मॉक टेस्ट लिखे होंगे, राइट। और कहीं ना कहीं जो ग्रामर वाला सेक्शन था, रीराइट वाले क्वेश्चंस थे, और जो अदर सेक्शंस थे एग्जाम्पल बनाने को थे वर्ड्स के ऊपर, ये बहुत ही इजी लेवल का पेपर था, कुछ इसमें ज्यादा था नहीं कॉन्सेप्चुअल बातें। तो हम देखते चलते हैं, ठीक है, 1 बाय 1 हम देखेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया था आपसे, करेक्ट द सेंटेंसेस गिवन बिलो, राइट। तो ये जो पहला सवाल था यहाँ पे बोल रहा है माई ट्रेन लीव इन 6 PM, राइट, माई ट्रेन लीव इन 6 PM। तो यहाँ पे आपको हो सकता है कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि सर ये ऐसे होगा क्योंकि 6 PM पे अभी जाएगी, तो शायद यहाँ पे फ्यूचर का एक्शन है, तो यहाँ पे आना चाहिए माई ट्रेन विल लीव इन 6 PM। पर यहाँ पे फ्यूचर टेंस नहीं यूज होगा, मैं आपको बता देता हूं। जो फ्यूचर के जो एक्शंस होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। कुछ एक्शंस होते हैं जो फिक्स्ड एक्शन ऑफ फ्यूचर होते हैं, राइट, और कुछ एक्शंस ऐसे होते हैं जो नॉट फिक्स्ड होते हैं, राइट। तो जब हम फ्यूचर के फिक्स्ड एक्शंस की बात करते हैं, जैसे मैं बोलता हूं प्रधानमंत्री नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट मंथ अपनी स्पीच को डिलीवर करेंगे, राइट, ये फिक्स्ड एक्शन ऑफ फ्यूचर में जाएगा। आप बोलते हो मेरे फादर नेक्स्ट मंथ 25 ऑफ अप्रैल को रिटायर होंगे, ये फिक्स्ड एक्शन ऑफ फ्यूचर में जाएगा। अभी जैसे देखो आईपीएल के मैचेस स्टार्ट होने वाले हैं 22 ऑफ मार्च से आईपीएल स्टार्ट होने वाला है। तो जब आईपीएल का मैच होता है तो वो मैच होता तो शाम को 7 बजे स्टार्ट है, ये 7:30 बजे, लेकिन न्यूज़पेपर में वो आता कैसे है, न्यूज़पेपर में उसका हेडिंग आता है द मैच स्टार्ट एट 7 PM टुडे, राइट। एक्शन ऑफ फ्यूचर का है लेकिन लिखा जाता है प्रेजेंट में, राइट। तो यहां पे बोला है माई ट्रेन लीव्स एट 6 PM, ये इसका सही उत्तर होना था स्टूडेंट्स। ये इस सेंटेंस का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, माई ट्रेन लीव्स एट 6 PM। मैंने यहां पे लिखा भी है थोड़ा सा। सो व्हेन वी टॉक अबाउट फिक्स्ड एक्शन ऑफ फ्यूचर, तो मेरी जो ट्रेन है वो कितने बजे, माई ट्रेन सिंगुलर है तो लीव्स आना था, और यहां पे इन की जगह पे एट लिखा जाना था, राइट। सो सॉल्यूशन, व्हेन वी टॉक अबाउट फिक्स्ड एक्शन ऑफ फ्यूचर देयर वी ऑलवेज यूज सिंपल प्रेजेंट नॉट फ्यूचर टेंस, हेंस लीव्स वुड बी करेक्ट अलोंग विद प्रीपोजिशन एट, राइट। तो ये इसका सॉल्यूशन है, आप देख सकते हैं। विल नहीं आएगा इसमें, फ्यूचर के फिक्स्ड एक्शन के लिए हम विल शैल नहीं लिखते हैं, वहां पे वो एक्शंस हमेशा ही प्रेजेंट टेंस में लिखे जाते हैं। जैसे मैं बोलूंगा द पीएम डिलीवर्स हिज स्पीच नेक्स्ट मंथ, राइट, एक्शन फ्यूचर का है बट क्योंकि ये फिक्स्ड एक्शन ऑफ फ्यूचर है, और जब हम फिक्स्ड एक्शन ऑफ फ्यूचर की भी बात करते हैं तो वहां पे भी हम 99% ही उसको फिक्स्ड मानते हैं। 1% तो देखो जी, मैच समटाइम्स बारिश की वजह से अबेंडन भी हो जाते हैं, ठीक है, पीएम भी एक इंसान है, ठीक है, वो भी बीमार हो सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे बोलते हो कि मैं कल बिरयानी खाऊंगा, राइट, मैं कल बिरयानी खाऊंगा, या मैं नेक्स्ट मंथ फ्लैट खरीदूंगा, राइट, ये नॉट फिक्स्ड एक्शन ऑफ फ्यूचर में जाएगा, क्योंकि हो सकता है कि नेक्स्ट डे आपका पेट खराब हो जाए तो आप उस प्लान को कैंसिल कर दो कि यार मेरा तो पेट खराब हो गया तो आज मैं बिरयानी नहीं खा पाऊंगा, तो आपने उसको चेंज कर दिया, राइट। तो मतलब जो हमारे ऊपर डिपेंड होता है, जिनको हम इजिली चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट मंथ आप बोलते हो मैं फ्लैट खरीदूंगा, लेकिन हो सकता है नेक्स्ट मंथ आपका प्लान चेंज हो जाए, ठीक है, तो आप फ्लैट नहीं खरीद, थोड़ा 1-2 महीने बाद खरीदोगे, राइट। तो आप चेंज कर सकते हो, लेकिन कुछ ऐसा एक्शंस होते हैं जिनके 99% होने के चांसेस होते हैं, वहां पे हमेशा सिंपल फ्यूचर सिंपल प्रेजेंट लगता है, फ्यूचर इंडेफिनिट नहीं लिखा जाता, राइट। तो पहले सवाल का जो सही उत्तर था मैंने आपको बता दिया। कम टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है देयर वाजंट नोबडी एट द ऑफिस टुडे। मैं आपको वो क्वेश्चन भी बताऊंगा प्रेसी राइटिंग का जो हमारी टेस्ट सीरीज से आया है, टेस्ट नंबर 5 से, मॉक टेस्ट नंबर 5। जिस बच्चे ने
टेस्ट नंबर 5 लिखा होगा तो सेम प्रेसी जो थिएटर वाला जो पैसेज आया था प्रेसी राइट करने को, वो एज इट इज जो है सिविल स्टाफ की मॉक टेस्ट सीरीज से आया हुआ है, राइट। तो आप देख सकते हो आगे मैंने मेंशन करा है। सो बोले देयर वाजंट नोबडी एट द ऑफिस टुडे, राइट। अब देखो यहां पे वाजंट भी लगा रहा है, नोबडी भी लगा रहा है, ये डबल नेगेटिव कर रहा है। एक सेंटेंस में कभी भी हम डबल नेगेशन यूज नहीं करते, तो आपको पता होना चाहिए इंग्लिश के अंदर 3 तरह से नेगेशन किया जाता है। एक तो आप ऐसे बोलते हो आई एम नॉट गोइंग टू अटेंड द सेशन टुडे, एक तो होता है कि वर्ब के साथ हमने नॉट पुट किया, नेगेटिव बना दिया आपने। दूसरा होता है सेंस वाला नेगेटिव, राइट। एक सेंटेंस में सेंस नेगेटिव है कि आई, यू एंड ही कमिटेड थेफ्ट, राइट, इसमें सेंस नेगेटिव है कि हमने चोरी की। एक सेंस वाला नेगेशन होता है। एक फिर थर्ड टाइप का नेगेशन होता है जिसके ऊपर ये बेस्ड ये क्वेश्चन था, राइट। इंग्लिश के अंदर कुछ ऐसे नेगेटिव वर्ड्स होते हैं स्टूडेंट्स, जैसे अनटिल है, अनलेस है ना, और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, प्रिवेंट है, फॉरबेड है, हार्डली है, नो सूनर है, ये ऑलरेडी नेगेटिव होते हैं। इनके साथ कभी हम डोंट, नॉट, हैजंट, हैवंट, डिडंट किसी भी टेंस का नेगेशन नहीं लगाते। अब यहां पे wasn't लगा रहा है तो nobody क्यों आएगा? सही उत्तर आप देख सकते हैं, there wasn't anybody must be replaced over here, क्योंकि जो anybody वर्ड होता है it can be used in negation also, it can be used in interrogation also, right? तो यहां पे आएगा there wasn't anybody at the office today, so double negative can't be used। ये मैंने शॉर्ट करके यहां लिख दिया, डिटेल में आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। दिस आर पिक्चर्स ऑफ द ब्यूटीफुल जॉग फॉल्स इन कर्नाटका। भाई मैं बोलता हूं ऐसे क्वेश्चन तो 8th 9th 10th का बच्चा भी कर सकता है, ठीक है। आपको पता है कि 4 जो है हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस 4 होते हैं, एक दिस होता है, एक दैट होता है, एक दीज होता है, एक दोज होता है, राइट, जिनके थ्रू हम इंडिकेट करते हैं, पॉइंटर होते हैं, राइट। तो यहाँ पे आर लगा रहा है तो हम क्या यहाँ पे दिस लिखेंगे, क्या हम यहाँ पे एक पिक्चर की बात कर रहे हैं, राइट। यहाँ पिक्चर्स है तो ऑब्वियस है यहाँ पे क्या आना चाहिए, दीज आर पिक्चर्स ऑफ द ब्यूटीफुल जॉग फॉल्स कर्नाटका। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, तो 1 नंबर आपको आंख बंद करके आप इसको सॉल्व कर सकते थे। कम टू द क्वेश्चन नंबर 4, बोला कुड यू टेल मी अ स्टोरी प्लीज, आई एम सॉरी बट आई डोंट नो सम। फिर से वही बात कर रहा है, डिटर्मिनर के ऊपर बात दी है इसने। सम जो डिटर्मिनर होता है स्टूडेंट्स, ये हमेशा ही पॉजिटिविटी में लगता है, पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंटेंस डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट्स में इसको लिखा जाता है, राइट। जबकि सेंटेंस तो हमारा नेगेटिव चल रहा है, जब सेंटेंस नेगेटिव चल रहा है तो यहाँ पे आना चाहिए था सम की जगह पे एनी। एज आई टोल्ड यू अर्लियर की जो एनी वर्ड होता है इसको हम नेगेशन में यूज कर सकते हैं, इसको हम इंट्रोगेशन में यूज कर सकते हैं। डू यू हैव एनी बुक, इंट्रोगेशन, फिर आप आंसर करते हो आई डोंट हैव एनी बुक, नेगेशन, राइट। तो यहाँ पे एनी रिप्लेस होना था। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन टैग के ऊपर सवाल था, सिंथिया लुक्ड प्रीटी इन द ग्रीन ड्रेस, राइट। अब स्टेटमेंट, आप जिस बच्चे को क्वेश्चन टैग का नॉलेज होगा, सिंथिया कोई गर्ल की बात कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे बोल रहा है सिंथिया लुक्ड प्रीटी इन द ग्रीन ड्रेस, राइट। अब सिंथिया यहाँ पे टेंस आप पहचान लोगे, तो लुक्ड यहाँ पे टेंस लग रहा है, लुक्ड है हमारा सिंपल पास्ट टेंस, और इसका रूल होता है इसके टाइप का, व्हेनेवर द स्टेटमेंट वुड बी इन अफर्मेटिव सो वी हैव टू मेक नेगेटिव क्वेश्चन टैग, राइट। अफर्मेटिव सेंटेंस हो तो नेगेटिव टैग बनता है, नेगेटिव सेंटेंस हो तो अफर्मेटिव टैग बनता है। अब स्टेटमेंट यहाँ पे नेगेटिव है तो ऑब्वियस है सिंपल पास्ट के नेगेशन में क्या लगता है, डिडंट लगता है, राइट। तो सिंथिया लुक्ड प्रीटी इन द ग्रीन ड्रेस, डिडंट शी, राइट। टैग क्या बनेगा स्टूडेंट्स, डिडंट शी। और हमेशा ही क्वेश्चन टैग का ये रूल होता है, इसके अंदर हम कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म्स का यूज करते हैं। आप पीछे डिड नॉट शी नहीं लिख सकते। अगर किसी बच्चे ने डिड नॉट शी लिखा होगा तो उसका आंसर गलत जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हमेशा ही आपको कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म्स का यूज करना पड़ता है, डिडंट, हैजंट, हैवंट, डोंट, डजंट। वैसे तो ये एम नॉट कॉन्ट्रैक्शन पे आता है, बट इन्होंने बहुत ही आसान करके दे दिया। 10th का नॉलेज चेक कर रहा है आपका, राइट। कम टू द नेक्स्ट, प्लीज एक्सप्लेन मी हाउ दिस वर्क्स, आई एम स्टिल कंफ्यूज्ड, राइट। तो प्लीज एक्सप्लेन टू मी दीज, दीज भी आएगा यहाँ पे, राइट। दिस के साथ हम वर्क्स नहीं लिख सकते, राइट। तो प्लीज एक्सप्लेन मी, यहां पे पहले तो टू आना था और दीज वर्क्स आना था। भाई इन सारे कामों को मुझे एक्सप्लेन करो प्लीज, आई एम स्टिल कंफ्यूज्ड, राइट। अगला जो सेंटेंस है वो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन यहां पे होना था प्लीज एक्सप्लेन टू मी दीज वर्क्स, आई एम स्टिल कंफ्यूज्ड, ये इसका सही उत्तर बनना था। नेक्स्ट बोल रहा है वेयर इज शार्पनर, वेयर इज शार्पनर, राइट। तो यहां पे शार्पनर नाउन है, ठीक है। तो इसके साथ इन जनरल कॉन्टेक्स्ट में अगर आप बात कर रहे हो तो आप आर्टिकल ए भी लगा सकते हो, स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हो तो आप आर्टिकल द भी लिख सकते थे। वेयर इज द शार्पनर या वेयर इज द शार्पनर, इफ यू आर टॉकिंग इन जनरल सेंस सो यू कैन यूज देयर आर्टिकल ए, इफ यू आर टॉकिंग इन स्पेसिफिक सेंस सो यू कैन ऑल्सो यूज देयर आर्टिकल द, राइट। ये दोनों ही सही होते। नेक्स्ट, हाउ मेनी चिल्ड्रंस, देखो बच्चों वाला क्वेश्चन, चिल्ड्रंस लिख रहा है,
चाइल्ड का प्लूरल इटसेल्फ चिल्ड्रन होता है, तो चिल्ड्रन का तो कोई प्लूरल होता ही नहीं है, तो इट शुड बी चिल्ड्रन, राइट। नेक्स्ट, मदर, आई वॉन्ट गो आउट नाउ, यहां पे प्रपोजिशन टू को मिस कर रहा है, डायरेक्शन के लिए प्रपोजिशन टू को मिस कर रहा है, जबकि हमें लिखना पड़ना था मदर आई वॉन्ट टू गो आउट नाउ, राइट। कम टू द नेक्स्ट, इज दे नोन टू योर फैमिली, क्या कभी दे के साथ इज आता है? क्या कभी दे के साथ हम इज लिखते हैं? दे के साथ तो आर आएगा, सिंपली सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का क्वेश्चन था। सब्जेक्ट का नेचर सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब लिखी जाएगी, सब्जेक्ट का नेचर प्लूरल होगा तो देन हाउ कैन आई यूज हियर देयर इज, राइट। तो आर दे होना चाहिए था। Come to the next, rewrite the sentences given below after filling up the blanks with the appropriate prepositions, right? तो कुछ 10 क्वेश्चन थे prepositions पे और सारे ही क्वेश्चन थे फिक्स्ड prepositions के ऊपर, ज्यादा सवाल पूछे गए थे, राइट। क्या प्रूव के साथ क्या आएगा, डिपेंड के साथ क्या आएगा। जिस बच्चे ने फिक्स्ड prepositions पे अच्छा वर्कआउट किया है, जिसको पता है अकॉर्डिंग टू होता है, एक्यूज्ड ऑफ होता है, चार्ज्ड विद होता है, ठीक है, कॉनाइव्स एट होता है, अशर इन होता है, डिपेंड ऑन होता है, डिपेंड अपॉन भी होता है, राइट। तो ये फिक्स्ड prepositions पे सवाल थे। तो ऑफिशियल सर्च, राइट। तो इसका जो सही उत्तर आना था स्टूडेंट्स, ये मैं यहां भर के बता देता हूं आपको, फॉर आना था यहां पे। ऑफिशियल सर्च फॉर द मिसिंग एयरप्लेन बट इट वाज नेवर फाउंड। तो पहले में सर्च फॉर लगना था। सेकंड, आई डोंट अप्रूव डैश हिज पॉलिटिकल व्यूज, वैसे तो अप्रूव के साथ बाय भी लग जाता है, बट यहां पे हम उसके पॉलिटिकल व्यूज की बात कर रहे हैं। जब किसी लिविंग डूअर के साथ मतलब सब्जेक्ट पीछे दिया होता है अप्रूव्ड बाय हिम, राइट, अप्रूव्ड बाय हिम, तब बाय आता है, लेकिन यहां पे आना था ऑफ, क्योंकि यहां पॉलिटिकल व्यूज की बात हो रही है। मिस्टर शर्मा रियली डिपेंड्स ऑन, यहां पे स्टूडेंट्स ऑन आना था, ठीक है, क्योंकि जब मेरे ऊपर वो अभी भी डिपेंड करते हैं। जब हम लिविंग कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, जब हम नॉन लिविंग कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, तो डिपेंड के साथ ऑन प्रपोजिशन को बिठाया जाता है, राइट। माई सक्सेस डिपेंड्स ऑन माई हार्ड वर्क, राइट। जैसे यहां बोल रहे हैं मिस्टर शर्मा अभी भी मेरे ऊपर डिपेंड करते हैं, तो यहां पे लिविंग का कॉन्टेक्स्ट है। अगर आप नॉन लिविंग में भी लगाओगे तो भी डिपेंड के साथ ऑन ही आता है, और डिपेंड का ऑन, डिपेंड ऑन का मतलब ट्रस्ट कॉन्टेक्स्ट में भी यूज किया जाता है इसको। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ अपॉन क्यों नहीं आएगा? अपॉन इसलिए नहीं आएगा स्टूडेंट्स, अपॉन तब लगाते हैं डिपेंड के साथ जहां पे सेंटेंस में कंडीशन इंप्लीमेंटेड होती है। जैसे आप बोलते हो आई विल गो टू शिमला नेक्स्ट वीक, या आई विल गो टू चेन्नई नेक्स्ट वीक, बट इट डिपेंड्स अपॉन वेदर आई गेट द रिजर्वेशन और नॉट, राइट। अगर सेंटेंस में कुछ कंडीशन इंप्लीमेंट होती है, फिर आप डिपेंड के साथ अपॉन को लिखते हो, राइट। तो यहां पे ऑन आना था। कम टू द नेक्स्ट, दैट मैन वाज स्टेयरिंग, स्टेयरिंग के साथ फिक्स प्रपोजिशन एट आती है, घूरना होता है, कॉन्टिन्यूसली किसी को देखते रहना। डिवाइडेड के साथ यहां पे इनटू लगना था, राइट। कम टू द नेक्स्ट, व्हाट हैपेंड डैश योर आईज, so what happened to your eyes, right, to आना था। if you back the car out I will watch for oncoming traffic, right। don't throw stone at me, मेरे ऊपर पत्थर मत फेंको, it could really hurt, right। ये आसान सवाल थे। no one laughed, यहां पे इस सेंटेंस में it was very serious, यहां पे ड्यूरिंग preposition आनी थी, ड्यूरिंग द मूवी। no one laughed during the movie, it was very serious। नो वन लाफ्ड यहां पे लिखा हुआ है, ड्यूरिंग आ जाएगा, और लास्ट वाले सेंटेंस में प्रपोजिशन ऑन लगना था, आई कैन बेयरली लिव ऑन। So in this case on is the appropriate preposition to indicate that you are living using the salary as your main resource। तो यहां पे स्टूडेंट्स on preposition को लगना, ठीक है। fill in the blanks with words opposite in meaning to the underlined words, please write each complete sentence in the answer book after replacing with the word opposite in meaning, right। तो पहला जो सेंटेंस दिया था उसमें एक वर्ड को अंडरलाइन कर रहा था, फिर उस वर्ड का आपको मीनिंग आना चाहिए था, अकॉर्डिंगली फिर आपको उसको ऑपोजिट लिखना था, राइट। तो फ्यूटिलिटी रेफर्स टू द क्वालिटी ऑफ बीइंग पॉइंटलेस, हैविंग नो यूजफुल रिजल्ट। तो इसका आंसर ऐसे बनना था, वी मस्ट रियलाइज द यूजफुलनेस ऑफ वॉर्स, राइट। कम टू द नेक्स्ट, This officer is noted for his zeal। zeal होता है enthusiasm, energy, power, strength, passion, किसी काम को करने का passion, right। तो आंसर बनना था this officer is noted for his, यहाँ पे आप indifference भी यूज कर सकते थे, apathy भी वही होता है, right। So the word या these word describe a lack of energy, right, enthusiasm और passion, essentially the opposite of zeal। तो ये opposite of zeal बन सकते थे, apathy या indifferent या indifference आपने किया होगा तो सही होगा। So they have accumulated plenty of wealth over the years। accumulate इकट्ठा करना होता है, तो spent इसका आंसर ऑपोजिट हो सकता था, dispersed इसका ऑपोजिट हो सकता था, ये नीचे वाला इसका आंसर है ऊपर वाले क्वेश्चन का, राइट। Come to the next, the batsman gave a mediocre performance।
अब मीडियोकर के लिए आप क्या करोगे, मतलब स्टर्लिंग था, क्वेश्चन में स्टर्लिंग था, ये आंसर लिखा हुआ है डायरेक्ट स्टूडेंट्स, स्टर्लिंग को आपने जो है इंप्रेसिव, स्टर्लिंग इज टू इंप्रेसिव, तो मीडियोकर इसका आंसर आ सकता था। हिज प्रिंसिपल्स आर रिजिड, रिजिड का ऑपोजिट फ्लेक्सिबल होता है, सिंपल सी बात है, तो सही आंसर होता है हिज प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल। जटिल का फ्लेक्सिबल होता है। देयर इज नॉट अ ट्रेस ऑफ ह्यूमिलिटी, तो ह्यूमिलिटी यहां पे आना था, तो वेनिटी था बेसिकली, यहां पे वेनिटी का ऑपोजिट जाएगा ह्यूमिलिटी, राइट। उसके बाद आगे देख लो, ही हैज अ वीकनेस फॉर फॉरेन गुड्स, फॉरेन गुड्स को आपने रिप्लेस करना था बेसिकली डोमेस्टिक गुड्स के साथ, राइट, ये आंसर है। देर इज नॉट अ ट्रेस ऑफ ह्यूमिलिटी मोडेस्टी, राइट, तो ये वैनिटी के लिए आप लिख सकते थे, ह्यूमिलिटी या मोडेस्टी दोनों करेक्ट थे। दीज वर्ड्स जनरली कन्वे अ सेंस ऑफ मोडेस्टी और अ लैक ऑफ सेल्फ इंपॉर्टेंस, राइट। वैनिटी प्राउड सेंस होती है कि आप अपनी ही बात सुनाते रहते हो, घमंड सा करते हो, तो मोडेस्टी लैक ऑफ इंपॉर्टेंस होता है। वैनिटी जनरली रेफर्स टू एक्सेसिव प्राइड इन और एडमिरेशन ऑफ वंस ओन अपीयरेंस, एबिलिटीज और अचीवमेंट्स, मतलब जो इंसान अपनी अचीवमेंट्स की बात करता है उसको वैनिटी बोलते हैं, प्राउड बोलते हैं, प्राइड बोलते हैं, तो इसके लिए फिर आना था मोडेस्टी या ह्यूमिलिटी। कम टू द नेक्स्ट, रमेश इज अ श्रूड पर्सन, तो रमेश के लिए फिर आ जाएगा यहाँ पे फुलिश पर्सन, ये आंसर था। हिज रेडिकल, रेडिकल होता है इंप्रेसिव, तो आंसर आ जाएगा कंजर्वेटिव, राइट, रेडिकल का ऑपोजिट जाता स्टूडेंट्स कंजर्वेटिव, ठीक है जी। तो ये इसके बाद पीपल आर विलिंग टू फॉलो, फॉलो का अवॉइड हो सकता है, डिसरिगार्ड हो सकता था, राइट। उसके बाद आप देख सकते हैं, ये थोड़ा सा आप देख लीजिए, अलाइड, जो मैंने आपको पहले बताया कि अलाइड मेंस एग्जामिनेशन 2024 हमारा जो टेस्ट नंबर 5 था, उसकी जो जनरल इंग्लिश थी कंपलसरी, राइट, हम बच्चों को 3 आवर्स का टाइम देते थे, मैक्सिमम उसमें 150 क्वेश्चंस आपको, जैसे एग्जाम में पैटर्न था वैसे उसी पैटर्न पे सिविल स्टाफ की आपको मॉक टेस्ट सीरीज आपने लिखी भी होगी, और ये इसका मैं प्रूफ यहाँ पे दे रहा हूँ आपको कि ये आया था बेसिकली, ये हमारी मॉक टेस्ट सीरीज का एक पैसेज था। These are two considerations which deserves at least a word in any discussion of the future of the Indian theatre. तो फ्यूचर ऑफ द इंडियन थिएटर के ऊपर ये पैसेज था, इसका जो आंसर था स्टूडेंट्स, ये एज इट इज हमारी टेस्ट सीरीज से आया हुआ है, और बच्चों ने ये बहुत अच्छा लिखा होगा, ये नो डाउट, ठीक है। आई होप कि बच्चों के अच्छे मार्क्स आएंगे, क्योंकि कोई चीज आपने ऑलरेडी वो लिखी हुई है। ये इसका सुटेबल टाइटल था, स्टेज वर्सेस स्क्रीन, राइट, और ये इसके ऊपर इसका जो आंसर था ये हमने करा हुआ है, ऑलरेडी करवाया है बच्चों को, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि डिस्क्रिप्टिव से एक प्रेसी राइटिंग जो है एज इट इज पूछी गई है, ठीक है। और ये भी सिविल स्टाफ की मॉक टेस्ट सीरीज से लेटर था, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ द ट्रिब्यून इन अबाउट 300 वर्ड्स कंप्लेनिंग अबाउट द स्पीड एंड नॉइज ऑफ द ट्रैफिक इन शिमला। थोड़ा सा इसमें चेंज था, सारा लेटर सेम ही पूछा गया था दूसरा जो था, लेकिन यहाँ पे शायद आउटसाइड था, कुछ लास्ट में थोड़ा सा था, यहाँ पे हल्का सा हेर फेर था, लेकिन लेटर का जो कॉन्टेक्स्ट था, जो इसके अंदर कंटेंट जाना था, वो एज इट इज था, ठीक है, कि वहां पे आउटसाइड लिखा हुआ है लास्ट में क्वेश्चन में, और हमारे मॉक टेस्ट में ये इन शिमला लिखा था, टेस्ट का ही हमारे ये भी हमारे ही मॉक टेस्ट सीरीज का एक लेटर था, राइट। तो आई होप आपने ये एग्जाम बहुत अच्छे से दिया होगा। ग्रामर वाला पोर्शन मैंने ऑलमोस्ट आपसे डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना रहेगा। आई होप आप सभी बच्चों को पेपर बहुत अच्छे से हुआ होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो, ठीक है, सब्सक्राइब द चैनल, थैंक्स अ लॉट।